गुफा से बाहर निकलते ही राजकुमार दक्ष की नजर एक शेर पर पड़ी और उस शेर को देखकर दक्ष उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने एक जोरदार पंच शेर को दे मारा और इसी के साथ वो शेर गिर पड़ा। राजकुमार दक्ष ने फौरन अपनी तलवार निकाली और शेर की पीठ पर जाकर चढ़ गया। तभी एक आवाज आई, अबे छोकरे, इतनी भी तुम्हें क्या चुल मची है? ये मेरी सवारी है। दक्ष ने जब आवाज की दिशा में देखा तो झाड़ियों की आड़ से काला बिल्ला बाहर निकल रहा था। झाड़ी में एक जंगली सूअर मरा हुआ पड़ा था जिसका एक पैर गायब था और उस पैर को काले बिल्ले ने आग में पकाने के लिए रखा हुआ था। क्या तुम सच में बोल रहे हो? अरे ये शेर है, कोई भेड़ नहीं जिस पर तुम सवारी कर सको। इसकी ताकत काले जादू के फाइनल स्टेज के योद्धा के बराबर होती है। आखिर मैं कैसे यकीन करूं कि ये तुम्हारी सवारी है? राजकुमार दक्ष ने पूछा। काले बिल्ले ने कहा, यह तो एक नमूना है भिड़ो। यदि मेरी शक्ति को पेंटिंग में कैद नहीं किया होता तो ऐसे कई शेरों के मांस का मैं सुबह शाम नाश्ता करता। लेकिन मेरे लिए एक अच्छी बात है कि मैं अब इसकी सवारी करूंगा। क्यों? सही कहा ना मेरे शेरू। इसी के साथ काले बिल्ले के सामने उस शेर ने घुटने टेक दिए। फिर काले बिल्ले ने दक्ष से पूछा, मियाँ, क्या तुम इस शेर को अपने वश में कर सकते हो? राजकुमार दक्ष ने जवाब दिया, मैंने अब तक तो किसी जानवर को वश में नहीं किया, लेकिन जल्दी ही मैं ऐसा करूंगा। जब मैं एक बर्बर जानवर को लेकर विद्यालय जाऊंगा तो मुझे शक्ति परीक्षण में 200 से 500 अंक मिल जाएंगे। तभी काले बिल्ले ने देखा कि सूअर का वो पैर पूरी तरह से पक चुका था और इसी के साथ काला बिल्ला उसे खाने की तैयारी में जुट गया। काले बिल्ले ने उस पके हुए मांस को काटा और राजकुमार दक्ष को भी खाने को दिया। बहुत दिनों से मांस नहीं खाया। धन्यवाद दोस्त। ये बड़ा स्वादिष्ट है। राजकुमार दक्ष ने मांस के टुकड़े को खाते हुए कहा और वो धीरे धीरे चटखारी लेकर मांस को खा रहा था। राजकुमार दक्ष पिछले कई दिनों से भोजन के बदले रक्तप्रास की गोलियों का सेवन कर रहा था। ऐसे में उस मांस का स्वाद उसे आनंदित कर रहा था। वाह, तुम तो बहुत बढ़िया रसोइया हो। सच कहूं तो राजमहल के रसोइये भी तुमसे बेहतर खाना नहीं पका सकते हैं, राजकुमार दक्ष ने कहा। रसोइयों से अपनी तुलना सुनकर काले बिल्ले को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। राजकुमार दक्ष की बातें सुनने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार दक्ष के पास उसके जीवन का नियंत्रण जो था। काले बिल्ले ने धीमी आवाज में कहा, पहलवान, तुम्हें बढ़िया लगा, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? फिर राजकुमार दक्ष और काले बिल्ले ने उस मांस को पूरा खा लिया। हालांकि दोनों योद्धाओं के लिए इतना मांस खाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी दोनों लंबे समय से भूखे थे। योद्धाओं के लिए ये एक सामान्य बात थी। एक स्वर्ग मंडल का योद्धा 1000 किलोग्राम मांस खा सकता था। दक्ष ने काले बिल्ले से कहा, मैं हिमांशी और गुलजीत के पास अभ्यास करने जा रहा हूं, तुम्हें भी चलना है? नहीं गुरु, मैं नहीं जा रहा, मुझे कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी है, काले बिल्ले ने जवाब दिया। राजकुमार दक्ष हैरान था। उसने काले बिल्ले की ओर देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें जड़ी बूटी की क्या जरूरत पड़ गई? गुरु, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेने जा रहा हूं ताकि तुम्हारी शारीरिक शक्ति में सुधार हो सके। यदि तुम बेहतर योद्धा बनोगे तो यकीनन मैं भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। मुझे उस घमंडी लड़की गुलजीत को हराना है। इससे पहले ऐसी लड़की को मैंने कभी देखा नहीं है, काले बिल्ले ने कहा। काले बिल्ले की शक्ति पेंटिंग में कैद थी और राजकुमार दक्ष की शक्ति जैसे बढ़ती जाती वैसे वैसे वो पेंटिंग को डिकोड कर सकता था, जिससे काले बिल्ले की शक्ति भी वापस आने लग जाती। यदि राजकुमार दक्ष की मृत्यु हो गई तो काला बिल्ला दोबारा से उस पेंटिंग में कैद हो जाएगा और फिर उसका पेंटिंग से निकलना मुश्किल था। क्या तुम रक्तप्रास की गोलियों को पचा सकते हो? राजकुमार दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। काले बिल्ले ने कहा, मुझे कम आंकने की भूल मत करना मियां, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुमने अब तक मेरी शक्ति को पहचाना ही कहां है। मैं किसी भी हथियार को चला सकता हूं। तुम मुझे कम आंक रहे हो गुरु। अगर मेरी पूरी शक्ति वापस आ जाए तो मैं समूची प्रकृति को नियंत्रित कर सकता हूं और मैं चुटकी में पत्थर को सोना बना सकता हूं। जब काला बिल्ला अपने बारे में शेखी बगा रहा था तभी राजकुमार दक्ष ने अनुमान लगाया कि आसपास कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने काले बिल्ले को इशारा करते हुए कहा, जरा चुप रहना। काला बिल्ला राजकुमार दक्ष के इशारे को समझ गया। सामने जल रही आग को उसने फूंक मारकर बुझा दिया ताकि दूर से किसी को आग की लपटें ना दिखाई दें। आग बुझते ही चारों तरफ अंधेरा हो गया। इसी के साथ राजकुमार दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में लग गया। कुछ पल बाद राजकुमार दक्ष ने कहा, हमें लगभग 200 योद्धाओं ने घेर लिया है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। पहलवान, तुमने किसी से पंगा लिया था क्या? काले बिल्ले ने पूछा। राजकुमार दक्ष ने कहा, झुंझुनू में सभी 9 राज्यों के सैनिक गलवान में तैनात हैं, जिसमें रणथंबोर सिटी के सबसे ज्यादा सैनिक हैं।
राजकुमार अमरीश मुझसे नफरत करता है। मुझे लगता है उसी ने मेरी हत्या के लिए ये सैनिक भेजे हैं। काले बिल्ले ने पूछा, गुरु, हमारे विद्यालय में कैंपस से निकलने की जानकारी तो उसे आसानी से मिल गई होगी, लेकिन हम लोग इस टापू पर हैं, इसकी जानकारी उसे किसने दी? मुझे अतुल ने बताया था कि रणथंबोर सिटी के योद्धाओं के पास एक ऐसा कुत्ता है जिसे किसी का नाम बता दिया जाए तो उसे वो ट्रेस कर लेता है। उस कुत्ते का जन्म जादुई शक्ति के प्रभाव से हुआ है। चलो अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। म्यान से तलवार निकालते हुए राजकुमार दक्ष ने कहा। हमें भाग जाना चाहिए गुरु, काले बिल्ले ने कहा। भागने से कोई फायदा नहीं है, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, राजकुमार दक्ष ने कहा। गुरु, मुझे 100 बेशकीमती पत्थर देना, मैं उन पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ एक घेरा बना लूंगा और जैसे ही वो हमला करने की कोशिश करेंगे हम उन पर आक्रमण कर देंगे, काले बिल्ले ने कहा। राजकुमार दक्ष ने बिना कोई सवाल किए काले बिल्ले को 100 बेशकीमती पत्थर दे दिए। दक्ष को काले बिल्ले की शक्तियों पर पूरा भरोसा था। काले बिल्ले ने उन पत्थरों को अपने चारों तरफ से एक घेरे के रूप में बनाना शुरू कर दिया। उसने फिर कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली और कुछ ही पल बाद उन पत्थरों में से आग निकलना शुरू हो गई। अब काले बिल्ले ने आंखें खोली तो उसने देखा कि पत्थरों से आग निकल रही थी। वो मुस्कुराने लगा। फिर उसने मंत्र का प्रयोग करके उस आग को बुझा दिया और फिर 5 मिनट से भी कम समय में एक जादुई घेरा बनकर तैयार हो गया था। काला बिल्ला काफी थका हुआ लग रहा था। उसने राजकुमार दक्ष के कंधे पर छलांग लगाते हुए कहा, मैं इतना ही कर सकता था पहलवान, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हम इस बड़ी फौज का सामना कर लेंगे। अचानक चारों दिशाओं से घोड़े की टोपों की आवाज तेज तेज आने लगी। चारों तरफ मशालें जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे जंगल में आग लग गई हो। राजकुमार दक्ष ने देखा कि रणथंबोर सिटी के सभी सैनिक घोड़े की सवारी कर रहे थे और सभी ने कवच पहन रखा था। ज्यादातर सैनिक पीले मंडल के एडवांस स्टेज के योद्धा थे और कुछ पीले मंडल के मिडिल स्टेज के योद्धा भी थे। फिर 500 से अधिक सैनिकों ने जमीन पर घुटने टेक दिए और अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिए। सभी सैनिक काफी प्रशिक्षित थे। तभी घोड़े पर सवार राजकुमार अमरीश सेना प्रमुख के नजदीक आया। राजकुमार अमरीश राजकुमार दक्ष को देखकर हंसने लगा। राजकुमार दक्ष, मुझे लगा कि तुम पहले ही भाग गए हो। इस पर राजकुमार दक्ष ने कहा, मैं यहां रुककर केवल ये जानने का इंतजार कर रहा था कि ये तुम ही हो जो मुझे मारना चाहता है। तुम मेरा नहीं, अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, राजकुमार अमरीश ने कहा। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? राजकुमार दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमार अमरीश ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्गमंडल के योद्धा से भी बेहतर हो? स्वर्गमंडल के योद्धा अकेले पूरी सेना से लड़ सकते हैं। तुम्हारी औकात दिखाने के लिए मैं 2000 सैनिकों को लाया हूं। सैनिकों की इस टुकड़ी का नाम है द फियर्स टाइगर आर्मी। इतनी बड़ी सेना को देखकर राजकुमार दक्ष ने सुरक्षा के लिए अपने पिता सेना नायक मलिक का दिया हुआ कवच अपनी जादुई मूंगे की अंगूठी से निकालकर पहन लिया। उसने कहा, राजकुमार अमरीश, अब जबकि तुम मुझे कई बार मारने की कोशिश कर चुके हो तो मैं तुम पर कोई दया दिखाने वाला नहीं हूं। आज रात तुम्हारी मौत सुनिश्चित है। जब मौत सामने दिखाई दे तो सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बातें करना बंद करो और चलाओ तीर। राजकुमार अमरीश राजकुमार दक्ष की बातें सुनकर तैश में आ गया। रणथंबोर सिटी के सैनिक योद्धाओं ने राजकुमार दक्ष पर एक साथ 100 तीर चला दिए। एक तीर दक्ष पर पहुंचा भी नहीं कि दूसरा, फिर तीसरा और उसके बाद तीर पर तीर चल चुके थे।